गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। देखिए, इस क्लास में अपन एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें इस बिहाफ पे अपन क्या करना चाहते हैं, इस क्वेश्चन में हम एक्चुअल वे में इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें फैमिली ऑफ कर्व बोल दो या हमें सोल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे कंडीशन। तो वेरिएबल सेपरेबल में x को अलग करना होता है और y की टर्म्स को अलग करना होगा। ठीक है, तो इस स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले पार्ट को हम एक्चुअल वे में राइट साइड में लेके जाने वाले। तो tan y dx, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का बनेगा 1 माइनस ई की पावर x सेक स्क्वायर y dy। अब ये साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज कर देगा, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में जो ये बन के आने वाला है वो ये होगा बच्चों, ई की पावर x -1 हो जाएगा, है ना। और ये बनेगा सेक स्क्वायर y dy। ठीक है, अब देखो इस स्टेप में बच्चों, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले x को dx की साइड लेके जा सकता हूँ और इस tan y को इस dy की साइड लेके जाऊँगा मैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, e की पावर x अपॉन e की पावर x -1 और ये dx यहाँ हो जाएगा बच्चों। और इसको जब राइट साइड लेके जाएंगे, इस tan y को जब राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर y अपॉन tan y dy। हमने अब वेरिएबल सेपरेबल कर दिया है, तो अब हम कर देंगे इंटीग्रेट बोथ साइड। जैसे हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करा तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा e की पावर x अपॉन e की पावर x -1 dx। इधर अपन इंटीग्रेशन लगाएंगे सेक स्क्वायर y tan y dy। अब इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए, क्योंकि अब इसका बस यहाँ से बस इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ तक तो क्वेश्चन पूरा इजी था, हमने कुछ नहीं करा, जस्ट इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने क्या करा, वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर दिया। अब वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करा तो हमने x और y को अलग अलग कर दिया यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन हमने दोनों साइड कर दिया, दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन कर दिया बच्चों। ठीक है, अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, हमारे पास एक्चुअल वे में यहाँ पे अगर मैं बच्चों इसको इंटीग्रेशन कर दूंगा, मतलब इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हमें बेसिकली ये अप्रोच करना है कि इस वाले पार्ट को जो डिनोमिनेटर है उसको मैं u मान लेता हूँ बच्चों। ठीक है, तो मैं बोला ex -1 इज इक्वल टू, मैंने u मान लिया बच्चों। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो e की पावर x का डिफरेंशिएट तो बच्चों e की पावर x ही होगा, 1 का 0 हो जाएगा और u का x के रेस्पेक्ट में du/dx हो जाएगा। इसको साथ में साथ कॉपी भी करते चलना, एक बार कॉपी इसको ख़त्म हो जान दो, फिर बैक जाके कॉपी कर लेना बच्चों। ठीक है, अब मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ बच्चों कि e की पावर x dx को मैं यहाँ से बोल यहाँ से इस वाली कंडीशन से e की पावर x du/dx को e की पावर x इंटू dx du आ सकता है मेरे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इस वाली स्टेप में अप्लाई करने जा रहे हैं बच्चों हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं यहाँ पे हम एक चीज़ क्लियर बोल सकते हैं, ई जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जब ये वाला पार्ट अप्लाई करोगे तुम ex dx इज इक्वल टू du, इसको जब जब इसमें अप्लाई कर दोगे आप तो क्या बनेगा, ऊपर तो बनेगा du और नीचे की साइड बच्चों इसको हमने क्या पुट करा था, u पुट करा था, तो हम u पुट कर देंगे और ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों, ऐसे ही सेम वे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाली कंडीशन में इस वाले पार्ट को क्या करेंगे, tan y को बच्चों क्या t पुट कर सकते हैं हम, tan y को क्या t पुट कर सकते हैं हम, t की जगह, या फिर v, इधर आपने u पुट करा है तो इधर आप v पुट कर लो बच्चों, है ना। तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, तो डिफरेंशिएट करने हुए tan y का डिफरेंशिएट, अच्छा मैं डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करूँगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा बच्चों, है ना।
अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई करोगे तो हाल फिर अभी डिफ्रेंशिएट करोगे 10y का तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर वाई, और v का जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो बनेगा डी वी बाई डी वाई बनेगा बच्चों। तो यहाँ से एक चीज़ बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर वाई डी वाई का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, डी वी आ रहा है, राइट बच्चों। तो यहाँ से इस इक्वेशन को हम यहाँ पुट करने वाले बच्चों, यहाँ पुट करने वाले, तो हमारा क्या बन जाएगा इक्वेशन, देखो इक्वेशन इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम वापस से, तो इक्वल तो है ही सर यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बच्चों सेक स्क्वायर डी वाई को हमने क्या लिख दिया यहाँ पे डी वी लिख दिया है ना, और 10y की जगह आप क्या पुट करोगे 10y की जगह पे v पुट करोगे तो अपॉन v हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और आपको पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम बात करें तो क्या होता है हमारा log x होता है या फिर ln x होता है, इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया ln u हो जाएगा बच्चों इसका इंटीग्रेशन, और यहाँ बन जाएगा ln v। क्या बात समझ में आ रही। अब यहाँ पे बच्चों देखो ध्यान से, इधर भी log है और इधर भी log है, तो हमें जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेना होगा वो भी बच्चों हमें ln फॉर्म में लेना होगा, क्योंकि अगर c कांस्टेंट है बच्चों, c एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, c एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता है बच्चों, तो हमें तो कांस्टेंट से मतलब होता है। अगर आप ln c लगाओगे, अगर c कांस्टेंट है, अगर c कांस्टेंट है तो ln c भी आपका कांस्टेंट ही बनेगा। हम कब लगाते हैं ln c, जब दोनों साइड आपके लॉग फंक्शन होगा, आता है हमारा क्वेश्चन में। तो अब यहाँ से देखो बच्चों, अगर हमने u का वैल्यू पुट करा, u का वैल्यू क्वेश्चन में देखो हमने क्या लिखा था पुट, e⁻x -1 को u पुट करा था, और 10y को बच्चों यहाँ से देखो यहाँ पे हमने v पुट करा था, ठीक है। तो यहाँ से हम जैसे पुट कर देंगे तो हमारे पास जो बनेगा ln, यहाँ u का वैल्यू पुट करोगे e⁻x -1 है ना, और जब यहाँ पुट करोगे v का वैल्यू तो ln 10y बन जाएगा प्लस का ln c होगा। अब बच्चों यहाँ से इस स्टेप को हमें सॉल्व करना है, तो इस स्टेप में बच्चों अगर मैं इस वाले को राइट लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस बना देगा ये ln, और बच्चों e⁻x -1 माइनस का ये बनेगा बच्चों हमारा ln 10y इक्वल टू बच्चों इधर लिखा हुआ है ln c। अगर दो लॉग फंक्शन में माइनस में आते हैं तो उसको डिवाइड कर सकते हैं अपन, तो ln e⁻x -1 अपॉन 10y इक्वल टू बच्चों log c चल रहा है। अब दोनों साइड में log एलिमिनेट कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों साइड log है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं e⁻x -1 अपॉन 10y इक्वल टू c। या तो इस तरीके से कर दो, या फिर बच्चों आपके एक आंसर जो बुक में दे रखा है वो क्या दे रखा है बच्चों, इस स्टेप में क्या कर रखा है, इस वाली स्टेप में e⁻x -1 की तरफ आर्बिट्री कांस्टेंट जनरेट करके आंसर क्रिएट कर रखा है। तो आप तो आंसर अगर यहाँ भी छोड़ते हो तो भी सही है, आंसर ये भी छोड़ते हो तो भी सही है, तो उस पर कोई हम ऐसा इश्यू नहीं कर सकते कि ये सही है गलत, दोनों ही आंसर वैलिड माने जाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर है आर्बिट्री कांस्टेंट हम इंटीग्रेशन के कौन से साइड लेके चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आंसर भी हमारा सही है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक आंसर आएगा, उस एक्चुअल में क्या शो कर रहा है, ये फैमिली ऑफ कर्व शो कर रहा है बच्चों, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक हमने यहाँ तक हम क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ तक सोल्व हो चुका है बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं अपन। इस 11 क्वेश्चन में हमें क्या स्पेशल दे रखा है बच्चों, ध्यान से देखना। हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बच्चों, जो एक्चुअली अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों हमें जनरल सॉल्यूशन की बात करी है। जनरल सॉल्यूशन में मैंने आपको डिफाइन किया था कि जनरल सॉल्यूशन बेसिकली एक्चुअल में एक बहुत सारे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमें बहुत सारे कर्व्स मिलने वाले हैं बच्चों, बहुत सारे कर्व्स। बट अगर हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करें तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बच्चों एक हमें कांस्टेंट c जो हमारा c आता है ना, उस c का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें x और y का वैल्यू दिया होगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक्चुअल में दो मीनिंग से समझा सकता है बच्चों कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक तो जो जनरल वे है उसको समझना कि हमें c का वैल्यू मिल जाएगा, एट द एंड c का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि अगर मैंने कंडीशन अप्लाई करी बच्चों, ये वाली कंडीशन मैंने अप्लाई कर दी,
लास्ट में जाके y को 1 पुट कर देंगे, x को 0 पुट कर देंगे, तो हमें कांस्टेंट c का वैल्यू पता चल जाएगा, है ना। तो हमें कांस्टेंट c पता लग जाएगा और वो हमारा एक जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें बहुत सारे कर्व्स मिलते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट सी का वैल्यू अलग अलग रखते जाओ, आपको बहुत सारे कर्व्स मिल जाएंगे। बट इस सेम टाइम पे हम ये चीज़ बोलें आपको कि आप ये चीज़ देखो कि, एक सेकंड बच्चों, हाँ, तो मैं बोल रहा था बच्चों, अगर यहाँ कांस्टेंट सी का वैल्यू पता लग गया तो एक पर्टिकुलर कर्व मिलेगा मुझे। इस डिफरेंशियल इक्वेशन करने सोल्व करने पे मुझे आर्बिट्री कांस्टेंट मिलता है लास्ट में जाके। तो हमें एक्चुअल में, अगर हम मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करूँ बच्चों, आप अपने बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करिए, तो हमें क्या मिलता था, फैमिली ऑफ कर्व मिलता था, है ना। तो बच्चों, और इसी चीज़ को डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर आप फैमिली को ऑफ कर्व की तरफ जा रहे हो तो उसी पार्ट को मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन से फैमिली ऑफ कर्व पे जाने के लिए हम बोलते हैं सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ठीक है, तो इसी को सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। बट अगर ये कंडीशन मैंने अप्लाई करी तो आपको फैमिली ऑफ कर्व ना मिलके आपको एक सिंगल कर्व मिलने वाला है, वो सिंगल कर्व का खास बात क्या होगा कि वो सिंगल कर्व इस डिफरेंशियल इक्वेशन से ये कंडीशन फॉलो करने पे ये कर्व मिलेगा। तो हालांकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन से एक कर्व पे ही पहुंच रहे हैं, तो इसको बोलेंगे ज़रूर किस, ये हम सोल्व ही कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, बट इस केस में इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो अभी तक जो हमने समझा, अभी तक हमने जो भी हमने देखा था बच्चों, वो क्वेश्चन था एक्चुअल वे में जनरल सॉल्यूशन के बारे में, क्योंकि हमें एक फैमिली ऑफ कर्व्स दिख रहा था बच्चों। बट अब इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ आपको कि अब जो हमें कर्व्स मिल रहे हैं वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दिया बच्चों। ठीक है, तो अब हमें कुछ नहीं करना, अगेन सारी अप्रोच वही रहेगी, बट जहाँ पे हम सी निकाल लेते हैं, जहाँ पे हम सी तक हम निकालते हैं, अब एक स्टेप बढ़ जाएगी, वो भी कुछ खास नहीं है उसमें, बस y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे और c का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट, हम ये कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ से हम सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, क्योंकि कर तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व ही रहे ना। तो हमारा स्टेप क्या होगा बच्चों, यहाँ पे dy/dx। अब मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, इस जगह पे एक काम कर सकते हैं कि इस 2x² + y, इस वाले केस में, सॉरी बच्चों यहाँ पे x है, ये मेरी मिस्टेक हुई है लिखने में। क्वेश्चन में इस जगह पे x ही दे रखा है बच्चों, आपको क्वेश्चन में इस जगह पे आपको x ही दे रखा है, तो क्वेश्चन में इस जगह x ही दे रखा है। तो अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, इस जगह वेरिएबल सेपरेबल लगाना। तो इस वाले पार्ट को आपको राइट साइड में भेज देंगे, तो क्या बनेगा, 2x² + x अपॉन, ये पूरा पार्ट नीचे जाएगा, x³ x² x + 1। और बच्चों अगर मैंने इस dx को उस साइड भेज दिया, इस dx को उस साइड भेजा, तो वो मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो अब ये इसी स्टेप में कर देते हैं इसको भी हम, है ना। तो हमारा dx इधर मल्टीप्लाई में जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हमने फाइनली कर दिया बच्चों, है ना। अब हमने इजीली हो गया आपका वेरिएबल सेपरेबल। अब नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट करेंगे बोथ द साइड, क्योंकि आपका वेरिएबल सेपरेबल हो चुका है, अब आपको इंटीग्रेशन करना है। तो अब यहाँ तक था हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। आने वाला जो भी हम क्वेश्चन का पार्ट करेंगे, वो पूरा पार्ट एक्चुअल में इंटीग्रेशन का ही रहेगा। ठीक है, तो अब दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो dy यहाँ बनेगा 2x² + x अपॉन x³ x² x + 1 और ये dx। अब बच्चों यहाँ पे तुम्हें देख के लग रहा होगा कि यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको सोल्व करना है, क्योंकि ये dy तो हम इजीली सोल्व कर लेंगे, हमें सोल्व करना है, फोकस इस चीज़ पे करना है। तो कैसे करते हैं वो हमने देखा है, वो सिवा हमने इंटीग्रेशन में इसको बोला है पार्शियल फ्रैक्शन से। तो हम राइट साइड को अलग से ले लेते हैं,
क्योंकि लेफ्ट साइड तो ऑटोमेटिकली सोल्ड है, उसमें तो वाई आएगा उसका आंसर, ठीक है। तो राइट साइड को सोल्व करेंगे। तो एक बार बताओ, ये राइट साइड बच्चों ये है 2x² प्लस एक्स क्यूब, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं ताकि पुट तो हम इसमें करेंगे ना, x² x प्लस 1 dx। अब हमें इस स्टेप में क्या करना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना होगा। पार्शियल फ्रैक्शन सबको पता लग रहा होगा, इंटीग्रेशन में खूब करा है इस पर पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन ही यहाँ पे अप्लाई होगा। बस उसके लिए सबसे पहले यहाँ देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, है ना। तो यहाँ पे बच्चों ये बनेगा, इसको एक नाम दे देते हैं अपन जनरली, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इस वाले पूरे फंक्शन को, इस पूरे फंक्शन को मैंने f(x) नाम दे दिया बच्चों, इसको f(x) दे दिया। तो ये f(x) जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है एक्चुअल में, 2x² प्लस x। अच्छा बच्चों एक बार बताओ, इसमें से इन दोनों टर्म में से मैं x कॉमन ले सकता हूँ ना। तो जैसे ही मैंने x कॉमन लिया तो बनेगा x² कॉमन आ रहा है बच्चों, x² कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चों x² कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा x प्लस 1। और अगेन बच्चों यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ऐसा तो बोल सकते हैं ना सर 1 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, 2x² प्लस x अपॉन। अब बच्चों ध्यान से देखो, इन दोनों में x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 1 और ये ब्रैकेट में बना x² प्लस 1। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों। अब जो हमारा फंक्शन है वो फाइनली बन गया बच्चों ये, तो इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, है ना। तो क्या बनेगा, 2x² प्लस x अपॉन x प्लस 1 और ये बनेगा x² प्लस 1। तो अब अप्लाई कर सकते हैं बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पे बस इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चों कि ये वाला पार्ट हमारा लीनियर है और ये वाला पार्ट हमारा क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर के लिए हम लीनियर के ऊपर लीनियर रखते हैं ना, और क्वाड्रेटिक के ऊपर क्वाड्रेटिक। तो समझ में आ गया बच्चों। तो इसको पहले लिख देते हैं अपन, क्या लिखेंगे, ax प्लस बी अपॉन x² प्लस 1, क्योंकि बच्चों क्वाड्रेटिक है, इसके ऊपर ही क्वाड्रेटिक है तो इसके ऊपर तो लीनियर ही आएगा। और ये वाला पार्ट आपका क्या है, x प्लस 1, मतलब कि ये लीनियर है तो इसके ऊपर हम जनरली कांस्टेंट रखते हैं। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों। ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन खूब अप्लाई करा है इंटीग्रेशन वाले पार्ट में। तो हमें फाइनली बच्चों एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। तो एलसीएम लोगे आप लोग, तो इधर तो एज इट इज़ रहेगा, और बच्चों एलसीएम लोगे इस साइड, राइट साइड में आप एलसीएम लोगे। तो एक बार ले लेते हैं इसका एलसीएम, x प्लस 1 x² प्लस 1। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे इस वाले राइट पार्ट में, आपको एलसीएम लोगे x² प्लस 1 x प्लस 1। तो यहाँ पे जो टर्म बन के आएगी बच्चों ax प्लस b और x प्लस 1 आएगा बच्चों। यहाँ पे c x² प्लस 1 आएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर अब डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चों, आई थिंक, ठीक है। हमारे पास बच गया सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट जो कि है 2x² लेफ्ट पार्ट में प्लस x। और ये बच्चों इसको एज इट इज़ रखते हैं, अपन, है ना। ये x प्लस 1 है ना, ax प्लस b और ये बनेगा x प्लस 1 और c x² प्लस 1। ठीक बच्चों, अब क्या करते हैं हम, जनरली क्या करते हैं, इनके फैक्टर्स को जीरो करने की कोशिश करते हैं। तो जनरली एक इस वाले केस में ये वाला फैक्टर तो जीरो हो सकता है, बट ये वाला फैक्टर जीरो नहीं होगा डेफिनेटली। तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू जैसे मैंने -1 पुट करा, तो बच्चों इक्वेशन क्या बनेगा, जैसे -1 इधर पुट करोगे आप लोग तो क्या बनेगा, 2 -1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है बच्चों, प्लस ये बनेगा -1, ठीक है बच्चों। अब इधर आप जब -1 पुट करोगे राइट पार्ट में, तो बच्चों ये यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ -1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 से मल्टीप्लाई कराओगे आप लोग इसको तो अगेन 0, तो ये वाला पार्ट तो पूरा 0। यहाँ पुट करो c, बच्चों -1 का स्क्वायर करना है, x का वैल्यू -1 रखोगे, उसका फर्दर स्क्वायर करोगे बच्चों, ध्यान से देखो। तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होने वाला है, प्लस 1 एज इट इज़ रखा है। तो राइट पार्ट को सोल्व करोगे तो 1 आने वाला है, 2 - 1। और c का वैल्यू बन रहा है, इधर सोल्व करोगे तो 2c आएगा, तो
तो बच्चों सी का वैल्यू आने वाला है हाफ। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? सी का वैल्यू हाफ आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर हमने एक कोफिशिएंट तो निकाल लिया, बट दूसरा कोफिशिएंट निकालने के लिए हमारे पास एक बच्चों, क्योंकि हमने इस फैक्टर को तो ज़ीरो कर दिया, इस फैक्टर को तो मैंने ज़ीरो करवा दिया, बट ये फैक्टर कभी ज़ीरो होगा ही नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं बच्चों? अब एक ही ऑप्शन, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, है ना। तो बच्चों इस वाली इक्वेशन को ध्यान रखना, इस वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कंपेयर करेंगे हम कोफिशिएंट को, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों? कंपेयर कर रहे हैं कोफिशिएंट्स को। तो यहाँ पे बच्चों कोफिशिएंट किस तरीके से, या तो मैक्सिमम लो या फिर मिनिमम लिया करो। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री क्या आ रही है? 2। तो कंपेयर कर रहे हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को। तो बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर मैं आपसे बात करूँ तो लेफ्ट साइड में कितना आ रहा है बच्चों? ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड में मेरे हिसाब से तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बच्चों सिर्फ 2 आ रहा है ना। तो लेफ्ट साइड तो 2 हो गया। और राइट साइड में बच्चों क्या होने वाला है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ध्यान से देखो, जब ये एक्स इस एक्स के साथ बच्चों मल्टीप्लाई होगा, ये एक्स जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ए एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट बनेगा आपका ए, चलो एक बार लिख लेते हैं पूरा। एक्स स्क्वायर यहाँ पे बनेगा, ए एक्स स्क्वायर यहाँ बनेगा बच्चों, है ना। राइट पार्ट में एक्स स्क्वायर बनेगा, और इधर तो, और इसके अलावा यहाँ तो नहीं बनने वाला एक्स स्क्वायर, और यहाँ बनेगा बच्चों आपका सी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स स्क्वायर। बट ये दोनों हमारा इक्वल वाला पार्ट है बच्चों, ये दोनों के साइड इक्वल लगा हुआ है ना आपको, देखो। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल होने वाला है। 2x2 इज इक्वल टू, क्योंकि एक्स स्क्वायर से कॉमन लेके काट दोगे, यहाँ बनेगा a प्लस सी इज इक्वल टू 2। आपके पास सी का वैल्यू आ चुका है बच्चों, सी का वैल्यू आ चुका है आपके पास। तो हम अब क्या करेंगे? सी का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2। ये सी उधर जाके माइनस सी हो जाएगा, तो 2 माइनस सी इज इक्वल टू ए। हम फाइनली बोल सकते हैं यहाँ पे 2 माइनस हाफ इज इक्वल टू ए। तो ए का वैल्यू बच्चों आ जाएगा 3/2। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? ए का वैल्यू हमारे पास आ गया 3/2। ये सारे कोफिशिएंट हमें अभी अप्लाई करने हैं। तो बच्चों अभी हमारे पास ए का वैल्यू आ गया, अभी हमारे पास सी का वैल्यू भी आ गया, हमारे पास ए का वैल्यू भी आ गया, हमारे पास सी का वैल्यू भी आ गया, बचा सिर्फ बी है अभी हमारे पास। ये बी का वैल्यू निकालना है बच्चों, ध्यान से देखो, इस बी का वैल्यू निकालना होगा। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे बेस्ट क्या करना है बच्चों? कि एक्स की पावर 0 के कोफिशिएंट से कंपेयर कर दो दोनों साइड। तो अब हम करेंगे कंपेयर एक्स की पावर 0 कोफिशिएंट, है ना। ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे इस वाले पार्ट में देखना, इस वाले पार्ट में देखना आप लोग, है ना। तो राइट साइड में, क्या राइट साइड में एक्स की पावर 0, ये तो एक्स की पावर 1 है, ये एक्स की पावर 2 है आपके लिए। तो एक्स की पावर 0 है ही नहीं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपके लिए 0 है, एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट, ठीक है। राइट साइड में लेके चलते हैं बच्चों, क्या आने वाला है राइट साइड में? राइट साइड में बच्चों कैसे आ सकता है? देखो ध्यान से, अगर ये b इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक x की पावर 0 का कोफिशिएंट आएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक तो b आने वाला है प्लस, क्या इधर भी c को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि c आएगा, तो प्लस का c हो जाएगा। अब दोनों इक्वल है तो 0 इज इक्वल टू बी प्लस सी हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे जो हमारे पास बनेगा b का वैल्यू माइनस सी होगा, मतलब b का वैल्यू आपके पास आएगा बच्चों -12। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? है ना। तो b का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया आपके पास, और c का वैल्यू आ गया। अब इसको हम कहाँ पुट करने वाले हैं? ध्यान से देखो बच्चों, इस वाले पार्ट में, क्योंकि बच्चों राइट साइड हमारा ये था, राइट साइड तो हमारा ये था ना, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से अप्लाई करा, और पार्शियल फ्रैक्शन एकदम सेम है बच्चों। तो यहाँ पे इसकी जगह पे बच्चों अब हम लिख सकते हैं, बच्चों देयरफॉर जो हमारा RHS है, जो हमारा RHS है बच्चों, वो एक्चुअल में था इंटीग्रेशन ऑफ, एक्चुअल में था हमारा 2x² प्लस एक्स अपॉन x² प्लस 1 और x प्लस 1 dx, ठीक है। तो इसी को हम इक्वल करके लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको किसके इक्वल लिखा है? देखो ध्यान से बच्चों, इसको हमने यहाँ पे देखो, इस वाली को इक्वेशन में नाम दिया था क्या? कहीं पे नहीं दिया, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे इसमें, क्योंकि इसको सोल्व करा हमने, इस वाले पार्ट को सोल्व किया, वो एक्चुअल में इसके इक्वल था, और यहाँ पे हम जब इसको पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देना बच्चों। इक्वेशन 1 नाम कहीं और भी दिया है शायद हमने, अच्छा ये दिया है तो 2 दे दो इसको नाम, है ना।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक बार, पुट ए बी सी इन इक्वेशन 2। जैसे इक्वेशन 2 में आप नाम रख दोगे बच्चों, तो हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ए का वैल्यू है हमारे पास 3/2, एक्स प्लस बी का वैल्यू हमारे पास आया -½ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, है ना। प्लस एक और है, एक चीज़ हमारे पास और था बच्चों, सी, ये वाला पार्ट भी था ना हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे बनेगा बच्चों सी अपॉन, सी का वैल्यू आया हमारे पास ½ अपॉन एक्स प्लस 1। क्या ये बनेगा बच्चों हमारे पास फाइनली, है ना। राइट साइड ये बनेगा बच्चों, और इंटीग्रेशन में दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब इस राइट साइड को हम सोल्व करेंगे, तो बच्चों क्या बनेगा फाइनली, ऐसा करें, इस 3/2 को अलग लिख देते हैं और -½ को अलग लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, देखो यहाँ पे बनेगा 3/2 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे देखो ध्यान से बच्चों, इसको जब अलग करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ -½ इंटीग्रेशन ऑफ ऑन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बच्चों कांस्टेंट है इसलिए मैंने बाहर निकाल दिया इसको इंटीग्रेशन के, है ना। और यहाँ पे भी आएगा आपका ½ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको सोल्व करने पे ये आ रहा है बच्चों, इसको सोल्व करने पे ये आ रहा है ना। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा? नहीं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने हल्का सा ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है बच्चों, ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर नहीं है यहाँ तो एक्स प्लस 1 है ना, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है बच्चों यहाँ पे, है ना। तो सबको हमने इंटीग्रेट करना है, dx और dx, ठीक है। अब 3/2 बाहर निकाल दो, और क्या करोगे इसके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यहाँ t मान लोगे, है ना। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, तो क्या बनेगा बच्चों, 2x और dt/dx बनेगा बच्चों। तो अब मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, x इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, dt/2 हो जाएगा, ठीक है। इस वाले का तो इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, tan इनवर्स वाले फॉर्मूले से। ये वाला पार्ट एज इट इज हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियर है अपॉन में, तो इसको 1 अपॉन एक्स प्लस ln x हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसी का था, तो इसको हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट करके इसका प्रॉब्लम सोल्व किया। अब बच्चों ध्यान से देखो, जैसे मैंने इसको पुट किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं क्या कर रहा हूँ, t पुट कर रहा हूँ। तो बच्चों देखो ध्यान से, 3/2 इसको मैंने t पुट किया बच्चों। और एक बार बताओ, x इंटू डी एक्स का वैल्यू मैंने क्या निकाल के दिया अभी, dt/2, तो यहाँ आ जाएगा dt/2। और ये सारा इंटीग्रेशन हो रहा है, 3/2 बाहर ले सकते हैं बच्चों, ये सब कुछ इंटीग्रेशन का पार्ट है ना, माइनस का। इसका तो मैं आंसर डायरेक्ट लिख सकता हूँ बच्चों, क्योंकि tan इनवर्स का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 1/2 tan इनवर्स, 1/2 तो बाहर है ही सही, ए का वैल्यू आपके पास 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x। अब इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ½ ln x प्लस 1 प्लस का c लिख सकते हो बच्चों यहाँ पे, है ना। ये बात समझ में आई। तो राइट साइड का इंटीग्रेशन करने पे बच्चों कुछ इस तरीके से मिल रहा है, बस इसी का और इंटीग्रेशन करना है हमें, इस वाले पार्ट का। तो क्या हो जाएगा इसका 3/4, क्योंकि ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3/4 ln t आंसर देने वाला है बच्चों ये, है ना, क्योंकि 1/x का ln t होता है बच्चों, ठीक है। माइनस का ½ tan इनवर्स x प्लस का ½ ln x प्लस 1 प्लस का c, ठीक है। अब यहाँ बस t का वैल्यू पुट करना है आपको। तो t का वैल्यू तो बच्चों ये लिया था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमारा इक्वेशन बनेगा बच्चों 3/4 ln x स्क्वायर प्लस 1, है ना। और ये बनेगा माइनस का ½ tan इनवर्स x प्लस का 1/2 ln x प्लस 1 और प्लस का c चल ही रहा है बच्चों। अब बच्चों देखो ध्यान से, हम इसको पूरे पार्ट को पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया ये। इक्वेशन फर्स्ट बच्चों ये माना था हमने,
इसको सोल्व करने पे अभी जो हमने RHS लिया है बच्चों वो राइट हैंड साइड था और ये हमारा लेफ्ट वाला पार्ट था बच्चों, ठीक है। तो जब इसको जब इक्वल करोगे, क्या इसका इंटीग्रेशन रख सकते हैं हम, इसका इंटीग्रेशन y हो जाएगा ना बच्चों, और इसका इंटीग्रेशन हमने भी करा है जस्ट। तो यहाँ से बच्चों ध्यान से देखना, हमारा जैसे ही पुट करा तो dy का इंटीग्रेशन आपने y कर दिया। देखो मैंने क्या करा, इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं बच्चों, ये इक्वेशन फर्स्ट ये है हमारे पास, ये है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अगेन समझने की कोशिश करना, इसका हमने पार्शियल फ्रैक्शन करके इंटीग्रेशन करा है बच्चों, जो हमारे पास राइट साइड का वैल्यू आ रहा है वो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू आ रहा है। इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं y है, तो इसको अब उसके इक्वल कर देंगे राइट साइड के, ठीक है। तो y और राइट साइड का आंसर ये आ रहा है बच्चों आपके पास, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3/4 ln x² प्लस 1 माइनस का हाफ tan इनवर्स x प्लस का ln 1/2 ln x प्लस 1 प्लस c, ठीक है बच्चों। अब हमें c का वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दे रखी थी क्वेश्चन बुक में, देखना बच्चों कि y जब 1 होता है तब x का वैल्यू क्या हो जाता है 0। तो बच्चों एक बार बताना, जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो y का वैल्यू एक बार 1 पुट करोगे, x का वैल्यू बच्चों अगर 0 पुट कर रहे हो इस वाले केस में तो क्या बनेगा ln 1, और ln 1 का वैल्यू होता है 0, तो ये भी 0 बन जाएगा बच्चों। tan 0 भी क्या बनेगा, tan इनवर्स 0 भी 0 देने वाला है आपका, और यहाँ पे जब 0 पुट करोगे तो 1, और ln 1 अगेन 0 दे देगा बच्चों, और प्लस का c एज इट इज़ रखा है, तो हमारे पास c का वैल्यू आया 1। इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे बच्चों, ये इक्वेशन नंबर मैंने 3 दे दिया है ना। तो पुट c इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। जैसे बच्चों मैंने इक्वेशन 3 में इसको पुट करा तो हमारा जो बनेगा बच्चों ध्यान से देखना y इज इक्वल टू, अच्छा एक काम कर सकते हैं कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में, हालांकि यहाँ पे भी छोड़ दोगे आंसर वैलिड माना जाएगा, बस चीज़ को समझना। अगर बच्चों मैंने यहाँ पे इस 3 को, ये जो 3 लिखा हुआ है ना आपको, इसको इसके पावर में लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं 1/4 ln x² प्लस 1, और ये पावर 3 में गया, ठीक है, प्लस ये लॉग फंक्शन को इसके साथ लिखने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक चीज़ करते हैं बच्चों अपन, कि अपन यहाँ पे एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पे प्लस का आ रहा है माइनस का आ रहा है, प्लस का ही आ रहा है ना, हाँ। तो यहाँ पे बच्चों अपन क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू बचा है 1/2 ln x प्लस 1, और यहाँ पे ये वैल्यू लिखेंगे बाद में, माइनस का हाफ tan इनवर्स x और प्लस का 1, क्योंकि हमारे पास c का वैल्यू हमने 1 पुट कर दिया, देखो ध्यान से यहाँ पे है ना। अब देखो बच्चों, अब क्या कर सकते हैं, इसमें मैं 1/4 कॉमन ले सकता हूँ। जब 1/4 से इसको डिवाइड करोगे तो एक्चुअल में ये तो 1 बन जाएगा, और जब 1/4 से इसको डिवाइड करोगे तो वो 2 बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने बच्चों इन दोनों में 1/4 कॉमन लिया, तो ln x² प्लस 1 का क्यूब बनेगा, प्लस ये बनेगा बच्चों 2 ln x प्लस 1, ठीक है बच्चों, ये बनेगा, क्योंकि आप 1/2 को जब बच्चे 1/4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 बचेगा, और ये 2 ऊपर जाने वाला है, तो आपके पास 2 ऊपर के साइड न्यूमरेटर में बचेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे माइनस का, इसको मैं बंद कर देता हूँ इसको, है ना, माइनस का हाफ tan इनवर्स x बचेगा प्लस का 1, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू 1/4, इसको मैं पावर 2 में लेके जा सकता हूँ, ठीक है। तो ln x² प्लस 1 का क्यूब, ये कॉमन लिया था, प्लस ln x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का हाफ tan इनवर्स x प्लस 1। बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। हाँ डेफिनेटली अगर ये प्लस में तो इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो आप लोग, आपके दिमाग में आ रहा होगा लिख दो, लेकिन उसको पीछे आंसर शायद यही दे रखा होगा आपको, क्योंकि अगेन बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई पॉसिबल भी नहीं इन दोनों का, क्योंकि x² प्लस 1 का होल क्यूब है, तो उसको मल्टीप्लाई भी पॉसिबल नहीं है, तो ये आंसर आएगा बच्चों, है ना।
आज के लिए इतना ही, बाकी हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसके नीचे वाले क्वेश्चन सेम है तो कोशिश ज़रूर करना करने की, ठीक है। थैंक यू।